नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है नंदनपुर कस्बे के बुधई और लाली की। कहानी के असली रोमांच के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश कि आप सब हमारी कहानियों को सुनते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी अपडेट्स आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदपुर में एक साप्ताहिक बाजार लगता है जिसमें आसपास के अनेक गांव के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चला आ रहा है। भादों का महीना था। वर्षा होने के कारण आसपास के नदी, नाले, तालाब, पोखर आदि सब लबालब पानी से भर गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेढक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेताब हो रहे हों। टर टर की आवाज लगा रहे थे। नंदनपुर कस्बे से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव था, कैथी। कैथी गांव के निवासी बुधई और उसकी औरत लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान खत्म हो गया है, जल्दी बाजार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले आओ। बुधई को ये मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर की बाजार में जाना है। लेकिन यह टोका टोकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाजार जाते थे, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई लगाने के कारण वो लाली के अनुसार नंदनपुर बाजार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। न जाने पर उन्हें अनावश्यक रूप से लाली से विवाद करना पड़ता था। इसलिए बेचारे बुधई करते क्या। वे जानते थे कि अगर लाली की बात नहीं मानेंगे तो वो आसमान सिर पर उठा लेगी और दो चार कड़वी बातें सुनाने लगेगी, जिससे दिमाग परेशान होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो लाली के कहते ही बाजार जाने की तैयारी शुरू कर देते थे। प्रत्येक बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाली वो बाजार, जहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती थीं, बुधई का साथ देने के लिए कैथी गांव के ही निवासी और उनके पड़ोसी राम प्यारे भी उनके साथ नंदनपुर बाजार जाते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक राम प्यारे भाई बाजार जाने के लिए दिखाई नहीं पड़े थे। इसलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद राम प्यारे उनके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुधई की भी बाजार जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन बुधई बेचारा पत्नी का मारा हुआ मजबूरीवश उसको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। इसी बीच एकाएक तेज पछुआ हवाएं चलने लगती हैं। पश्चिमी दिशा से घनघोर काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसने लगेगा और वो भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई चिंतित हो गए थे। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। लाली तो मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए नंदनपुर बाजार में जाना जरूरी है। ये उनकी मजबूरी थी। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरस जाने के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी अब भी नहीं रुका था। लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। बुधई राहत महसूस कर रहे थे। 1 घंटे बाद बादल तो छटे पर मौसम पूरा नहीं खुला। हालांकि निकलने लायक हो गया था। दोपहर के 3 बज गए थे। इसलिए बिना विलंब किए कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर बुधई आगे बढ़ चले। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वे अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, जो लोगों का खून तक पीती है। जब से होश संभाला था, तब से बुधई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुधई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वो किसी प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुधई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी।
सामान्य दिनों में उस बाजार में जगह नहीं रहती, पर आज तो बाजार हल्का लग रहा था। बुधई घर की तरफ वापस होते तब तक बारिश शुरू हो गई थी। न चाहते हुए भी उन्हें रुकना पड़ा। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया और रात का पहला पहर शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल थे, जिसके कारण घना अंधेरा छाया हुआ था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बुधई को 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक वह गांव पहुंचेंगे, रात और गहरी हो जाएगी। वो जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपनी गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हों। घर वापस होते समय रास्ते में साइकिल पंचर हो जाने के बाद बेचारे बुधई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो समझ गए थे कि अब शायद उन्हें पैदल चलकर ही गांव जाना पड़ेगा। बुधई को बार बार लाली का चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रहा था कि लाली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी तक मेरे घर पर ना पहुंचने के कारण वो परेशान हो रही होगी। मैं जानता हूँ कि वो मुंह से कठोर वचन जरूर बोलती है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। लेकिन उसको क्या पता कि मैं इस झंझट में फंस गया हूँ। हवा भरने वाले पंप को निकाल कर बुधई साइकिल के पहिए में इस उम्मीद के साथ हवा भरने लगे थे कि शायद साइकिल के पहिए में हवा कुछ देर के लिए रुक जाए और वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच जाएं। लेकिन उनका ये प्रयास असफल रहा। इस बरसात के मौसम में कोई पंक्चर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। बेचारे बुधई असहाय हो गए थे। उनको अपने गांव पैदल जाना पड़ गया था। वो जैसे ही अपनी गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका। वो बुधई से कहने लगी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है? हम आई आज देर हो गई, तो साइकिल को भी आज ही पंचर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों न चलें। पास के शेखपुर गांव में मुझे भी जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई। मैं घबरा गई थी कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे मैं भी अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया की ये बातें सुनकर और उसकी बेचारगी को देख बुधई ने कहा, क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो, आप तो मेरी माँ के समान हैं। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चल चलेंगे। आपको कहाँ जाना है? बेटवा, मैं शेखपुर गांव में रहती हूँ, यहाँ से 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं। मुझको और आगे जाना है, मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपके घर पर भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? मेरा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी है, उदय ने जवाब दिया। उदय उस बूढ़ी महिला के साथ बातें करते हुए अपनी गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। उदय के मन में उस आकड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। उदय उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पाकड़ का पेड़ है, उस पर एक चुड़ैल रहती है, जो लोगों का खून पी लेती है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना हमारे नज़र में तो नहीं घटी है। मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह का अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बड़ा मजा आता है बेटा। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। बुढ़िया ने ऐसे जवाब दिया। इस पर बुधई कहते हैं, नहीं नहीं माई, यह तो मैंने सुना था इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता। बुधई और वो बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन वो बूढ़ी माई रास्ते भर बुधई को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वो पाकड़ का घना पेड़ नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुधई के दिमाग में
चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी। लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बुधई के मस्तिष्क पर भय का प्रवाह डाल रहा था। बारिश के बाद बना ठंडा मौसम और वो हल्की नरम हवाएं बुधई के शरीर को ठंडक का एहसास करा रही थी। बुधई अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे थे। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोए ऐसे खड़े हो गए थे जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वो मन में ही सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ ये बूढ़ी माई रास्ते में उसको मिल गई। कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा। यदि ये बूढ़ी माई न मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर मैं बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वो जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचा, बुधई को एक अनजाना भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुधई से नजर मिलाई और कहा कि लो तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया। इतना कहने के बाद वो अचानक गायब हो गई। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुधई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था और उसकी उस घबराहट में बूढ़ी माई को वो पुकारने लगा था। लेकिन बुधई को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वो भय के कारण कांपने लगा था। उसे उस बूढ़ी औरत का चेहरा याद आने लगा था। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने 2 हाथ की दूरी पर खड़ी औरत अचानक गायब कैसे हो गई। जो अभी तक चल नहीं पा रही थी, वो अचानक विलुप्त कैसे हो गई। वो बूढ़ी औरत जो अभी तक बुधई को बेटा-बेटा कहकर पुकारते हुए माँ के जैसा प्रेम दिखा रही थी, रास्ते भर बुधई से घुल-मिल कर बातें कर रही थी, उसको बात-बात पर हँसा रही थी, वो औरत अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। घबराहट के कारण बुधई का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे बुधई के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फंसा लिया है। लगता है ये खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी। एक चुड़ैल बुधई के सामने डरावना ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ने लगी। उसका चेहरा बहुत विभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथों में बड़े-बड़े नाखून थे। उसकी आँखें एकदम लाल थीं, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वो हल्का-हल्का सा प्रकाश फैला गया था। वह बुधई की तरफ आते हुए यह कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था, इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था। इसलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूँढने गई थी। तुम मुझको मिल गए, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। उस चुड़ैल का विभत्स चेहरा देखकर उदय के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों की गर्जना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए थे। भय के कारण बुधई का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कपकपी छूट गई थी। इसी तरह वह बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई अभी तो तुम मुझे बिटवा कह रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी। बुधई के इतना कहने पर वो तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी थी और बुधई से कहने लगी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तू मेरे साथ कैसे आता। अगर तू मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तू मेरे साथ आता। हाँ, इतना कहने के बाद वो चुड़ैल जोर से हंसने लगी। वो बूढ़ी औरत बुधई की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुधई के मुंह से एक गहरी चीख निकली थी, लेकिन दूर दूर तक वहां उसका कोई सुनने वाला नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले राही भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे।
बुधई चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। वो समझ गया था कि आज इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। और खूंखार चुड़ैल बुधई के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। उसने अपने नुकीले दांतों को उसके गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुधई के समीप आकर उसके गर्दन को पकड़ा था, बुधई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। बुधई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुधई की औरत लाली चिंतित हो चली थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट काम के होने की आशंका लगने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बड़े बेटे मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर बुलवाने लगी। राम प्यारे के आने पर घबराई हुई लाली ने उससे अनुरोध किया कि भैया वो दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। मेरा मन अब घबरा रहा है, आप मेरी मदद करिए। राम प्यारे ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुधई अभी तक घर नहीं लौटा। राम प्यारे ने बुधई के बाजार से न लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दी। सब बुधई को वापस लाने के लिए निकल पड़े थे। सब गहरी चिंता में भी थे, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले उस पाकड़ के पेड़ का खतरनाक रहस्य सबको डरा रहा था। वो लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, भगवान न करें कि कुछ ऐसा हो कि बुधई भाई उस चुड़ैल का शिकार हो गए हों। राम प्यारे ने बुधई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम प्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित नौजवान बुधई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टार्च, लाठी, डंडा सब लेकर के बुधई को खोजने का काम शुरू किया। वो लोग इस तैयारी में थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली उस दुष्ट आत्मा से भी हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट रहने पर भय का ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से ही निकलने वाले वो लोग दोनों तरफ टार्च की रोशनी जलाकर देख रहे थे। उधई कहीं सड़क किनारे किसी विपरीत परिस्थिति में फंसा या गिरा हुआ तो ना हो। इस तरह ढूंढते ढूंढते वे लोग उस भयानक पाकड़ के पेड़ के नजदीक पहुंचे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टार्च की रोशनी उस पेड़ की तरफ दिखानी शुरू कर दी। वो लोग काफी पीछे थे, इसलिए टार्च की रोशनी से स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना दिखाई पड़ रहा था कि कोई आदमी जमीन पर लेटा हुआ है। ऐसा देखने में बेजान सा लग रहा था। उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हो। यह देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और भय का आभास होने लगा था। उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया कि वह पाकड़ के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल के शिकार हो गए हैं। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से होगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी और उनसे लड़ने का मन बना लिया। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया और अपने लाठी डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नजदीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुधई के ऊपर बैठी हुई थी, वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बुधई बेचारे जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो गया। उन लोगों ने बिना समय गवाए उदई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय इमरजेंसी में बुधई को भर्ती कराया गया। बुधई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वो डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुधई को देखा, वो चौंक गए। वो कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है। इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नौजवान खून देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसका खून मैच किया था, उनका खून बुधई को चढ़ाया जाने लगा। बुधई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान देख करके डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब उन लोगों ने उनको बताया कि यह पाकड़ पर रहने वाली चुड़ैल की करतूत है,
बुधई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते पहुंच गए। अगर थोड़ा विलंब हो गया होता तो बुधई के शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं मिलता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बातों को मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके गर्दन पर दांत के दो निशान ये बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। बुधई के शरीर में खून चढ़ाया जाने लगा था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के पश्चात बुधई को होश आ गया। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर के दंग रह गए थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अब समय है अपने किए वादे का। अब हम बताने जा रहे हैं अपने उन लिसनर्स के नाम जो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेजेस करते हैं। नीरज राज, आप हमारी कहानियों को महोबा से सुनते हैं। पूरनचंद बाल्टोरा, राजस्थान से आप हमारी कहानियों को सुनते हैं। गोविंद कुमार जी जमशेदपुर से, राज वर्मा जी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हमारी कहानियों को सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निरुपमा नायक जी उड़ीसा से, जय जगन्नाथ। आप हमारी कहानियों को यूं ही सुनते रहें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। आप हमारी कहानियों को सुनते तो हैं पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। हम लाते हैं स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियाँ रोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लडी हॉरर स्टोरीज, रियल स्टोरी विथ रियल वॉइसेस।